हेलो बच्चों, चेज द गोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चौहान वंश के बारे में डिस्कस कर रहे थे और चौहान वंश के बारे में हमने अजमेर के चौहान को कंप्लीट पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ये देख सकते हैं। पूरा का पूरा चौहान वंश जो अजमेर का चौहान है वो पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रणथंभौर के चौहान। आपको ऑलरेडी नाम दिख गया होगा कि रणथंभौर का चौहान जो है या रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई। तो जब हमने अजमेर के चौहान पढ़ा था तो अजमेर के चौहान में हमने लास्ट चौहान कौन सा पढ़ा था भाई? लास्ट चौहान हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा था हमारा? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये क्या था हमारा? अजमेर के चौहानों में लास्ट चौहान था। लास्ट चौहान क्यों भाई? लास्ट चौहान इसलिए कि इसके ऊपर आक्रमण किसने किया था? इसके ऊपर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो कि सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और हार होने के बाद इस अजमेर के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है? मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने अधिकार किया। अधिकार करने के बाद वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर लेके चला गया गजनी। पीछे उसने अपने गुलाम को छोड़ा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसने क्या किया? जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। हम पढ़ते हैं ना गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तो गुलाम वंश कहां से आया? गुलाम वंश आया मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके द्वारा शुरू किया गया। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो चला गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। क्या नाम था? गोविंदराज चौहान। अब गोविंदराज चौहान ने क्या किया? इस कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया टैक्स, और टैक्स दे करके कुतुबुद्दीन ऐबक से अजमेर ले लिया। अजमेर ले तो लिया गोविंदराज चौहान ने, लेकिन अपने घरों में क्या होता है भाई? काकारता वो हम लड़ाई झाल बोक रहे। तो जो गोविंदराज चौहान था उस गोविंदराज चौहान का एक चाचा था जिसका नाम था हरिराज चौहान। क्या नाम था? हरिराज चौहान। हरिराज चौहान ने क्या किया? हरिराज चौहान ने कहा भाई बेटा गोविंदराज तू भी बच्चा है तो राज तो तुझे करने नहीं देंगे यहाँ पे। तो हरिराज ने आक्रमण किया गोविंदराज चौहान पे। गोविंदराज चौहान पर जब आक्रमण किया तो गोविंदराज चौहान को यहां से निकल के जाना पड़ा और गोविंदराज चौहान भागते हुए पहुंचा रणथंभौर। गोविंदराज चौहान कहां पहुंचा? रणथंभौर पहुंचा। और रणथंभौर पहुंचकर गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की एक नई शाखा की शुरुआत कर दी। कौन सी शाखा की शुरुआत की? चौहान वंश के अंदर रणथंभौर के चौहानों की शाखा की शुरुआत कर दी। सन कौन सी ईस्वी में? सन 1194 ईस्वी में। तो मोटी मोटी कहानी जो है वो क्या निकल के सामने आई कि अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो अंतिम राज्य था, अंतिम राज था, उस अंतिम राज्य को तोड़ा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा सन 1192 ईस्वी के तराइन युद्ध के द्वारा। और उसके बाद यहां पर राज हुआ किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की हमारे पूरे भारतवर्ष में। उस गुलाम वंश की स्थापना के पीरियड के दौरान ही पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र जिसका नाम गोविंदराज चौहान टैक्स देकर के रणथंभौर टैक्स देकर के अजमेर पर वापस अपना अधिकार स्थापित करता है, लेकिन हरिराज चौहान उसे यहां से भगाता है। भागता हुआ गोविंदराज चौहान पहुंचा रणथंभौर और रणथंभौर में इसके द्वारा शुरू किए गए रणथंभौर चौहान की एक शाखा, यानी कि चौहानों की एक नई शाखा। जिस शाखा को क्या बोलते हैं? उस शाखा को बोलते हैं रणथंभौर के चौहान, जो हमारा आज का विषय है, आज का पॉइंट है। कब बनती है शाखा? ये सन 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान के द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि रणथंभौर के चौहानों की स्थापना किसने की? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे गोविंदराज को। ये पूछ ले जाए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बोलोगे? गोविंदराज बोलोगे। किस सन में की? तो क्या बोलोगे? सन 1194 ईस्वी में। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या भाई? गोविंदराज चौहान गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर कौन बैठा? गोविंदराज चौहान। ठीक है, लिख लेते हैं वापस से समझने के लिए। गद्दी पर बैठा हुआ है हमारा गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान के बाद में कई शासक आते हैं। जैसे गोविंदराज के बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था वल्लन देव। गोविंदराज चौहान के बाद में गद्दी पर कौन बैठा?
उसका पुत्र बैठा, नाम क्या था, वल्लन देव। जब वल्लन देव गद्दी पर बैठा तो वल्लन देव के दौरान भी एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका गुलाम वंश स्थापित किया गया था। तो गुलाम वंश के शासकों की शाखा के अंदर एक शासक आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। एक शासक आया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने इस वल्लन देव चौहान पर आक्रमण किया और आक्रमण करके रणथंबोर दुर्ग वापस अपने कब्जे में कर लिया। सन 1226 ईस्वी की बात है। कौन सी सन की बात है ये बात है आपके 1226 की। तो हुआ क्या 1226 में, 1226 के अंदर शासक इल्तुतमिश के द्वारा हमला किया गया वल्लन देव के ऊपर, और वल्लन देव पर हमला करके वापस से इस रणथंभोर के जो चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की गई थी, उस रणथंभोर के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। कौन, इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। अब अधिकार कर लिया तो क्या होगा, वल्लन देव भागा और भाग के कहां चला गया, ये जंगलों में जाकर के छिप गया। वल्लन देव तो चला गया। अब वल्लन देव के बाद कौन गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठेगा तो सही कोई ना कोई चौहान शासक। हाँ, अधिकार किसका रहेगा, अधिकार इल्तुतमिश का है। तो अब वल्लन देव के बाद में गद्दी पर आए, पहले आया आपके प्रहलाद, शासक का नाम है, फिर आया आपका वीर नारायण, ये भी शासक का नाम है, ये रणथंभोर के शासक बने। वीर नारायण ने क्या किया, वीर नारायण ने कोशिश तो की इस इल्तुतमिश से लड़ने की, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने ही क्या किया, इल्तुतमिश ने इस वीर नारायण की हत्या करवा दी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ, वापस से जो रणथंभोर विजय के प्रयास थे वो असफल हुए। अब गद्दी पर कौन बैठा, अब गद्दी पर वीर नारायण के बाद उसका पुत्र बैठा वाग्भट। जब वाग्भट गद्दी पर बैठा तो वाग्भट के दौरान इल्तुतमिश की हो गई मृत्यु, यानी इल्तुतमिश क्या हो गया, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इस मृत्यु का फायदा उठा करके वाग्भट ने क्या किया, इस रणथंभोर के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया। यानी कि रणथंभोर का जो दुर्ग था, उस दुर्ग पर दोबारा से विजय करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है भाई, वो इस वाग्भट को जाता है। रणथंभोर की स्थापना की गोविंदराज चौहान ने, उसके बाद पुत्र आया वल्लन देव। वल्लन देव महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि पहली बार रणथंभोर के ऊपर दोबारा से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। 1226 ईस्वी के अंदर रणथंभोर विजय कर ली जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, वो बनता है कि रणथंभोर को दोबारा से विजय करने का काम किसने किया, वाग्भट के द्वारा दोबारा से रणथंभोर को विजय किया गया। हाँ, बाद में रजिया सुल्तान ने कोशिश की इस दुर्ग को दोबारा से विजय करने की, लेकिन वो दुर्ग को जीत नहीं सकी। तो फाइनली दुर्ग पर दोबारा से अधिकार करने का श्रेय किसको जाता है, वाग्भट को जाता है। अब वाग्भट के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा, वाग्भट के बाद में गद्दी पर बैठता है जैत्र सिंह। महत्वपूर्ण शासक था जैत्र सिंह, लगभग 32 साल तक शासन किया जैत्र सिंह ने। इसीलिए जैत्र सिंह का जो पुत्र था उसके द्वारा जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में एक 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। तो महत्वपूर्ण शासक कौन आता है, अब अपना महत्वपूर्ण शासक आता है बच्चों जैत्र सिंह। गद्दी पर कौन बैठा, अब गद्दी पर बैठा जैत्र सिंह। तो हमारा हेडिंग होगा यहाँ पर जैत्र सिंह। जैत्र सिंह कब बैठा गद्दी पर, जैत्र सिंह बैठा जब हमारा वाग्भट जो है, उस वाग्भट के बाद का शासक था कौन, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने क्या किया, जैत्र सिंह ने अपने शासनावधि के दौरान ही अपना सबसे छोटा पुत्र जो था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमीर। ये है हमारी कहानी का नायक। नायक क्यों, नायक इसलिए कि नायक वो नहीं होता जो विजय युद्ध के दौरान हार जाता है। नायक वह होता है जो एक बार हारने के बाद दोबारा से जीतने की प्रबल इच्छा जिसमें होती है, दोबारा से जीतने की प्रबल जिसके अंदर क्या होती है, उत्कंठा होती है। नायक वो होता है जिसे पता है कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन फिर भी अपने साहस के द्वारा उन विपरीत परिस्थितियों में भी कभी धैर्य नहीं खोता, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपना जज्बा नहीं खोता, वही क्या होता है, नायक होता है। इसलिए हमें भी विषम परिस्थितियों में, एक विद्यार्थी के जीवन के अंदर परिस्थितियां सदैव विषम ही होती हैं। उन विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए जो विद्यार्थी अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो भी क्या होता है, वो भी एक वास्तविक दुनिया का नायक होता है। पर्दे का नायक अलग है, क्योंकि उसके सामने वो परिस्थितियां हैं नहीं, एक्चुअली वो परिस्थितियां हमारे सामने प्रेजेंट की गई हैं। लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर इन विषम परिस्थितियों से लड़ करके जो अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक अचीव करता है, वो वास्तविक जीवन का
नायक होता है बच्चों। तो जो जैत्र सिंह का पुत्र था हमीर देव, सबसे छोटा पुत्र था, सन 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कौन बैठा? अब हमीर देव गद्दी पर बैठा। हमीर देव सन 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। और गद्दी पर बैठने के बाद हमीर देव क्या करता है? गद्दी पर बैठने के बाद साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत अपने आसपास के जो राज्य थे उन राज्यों को जीतना शुरू करता है, उन राज्यों से टैक्स वसूली करता है और वसूली करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का काम इस हमीर देव चौहान के द्वारा किया गया। दूसरी बात मैंने क्या बताई? जैत्र सिंह ने कितने साल तक शासन किया था? 32 साल तक शासन किया था। तो इस हमीर देव के द्वारा अपने पिता के 32 साल के शासन की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया गया। उस छतरी को क्या बोलते हैं? उस छतरी को 32 खंभों की छतरी बोलते हैं। उस छतरी को क्या बोलते हैं? उस छतरी को 32 खंभों की छतरी बोलते हैं। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? हमीर देव के द्वारा निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया गया? पिता के 32 शासना काल के 32 वर्ष के शासन अवधि को याद करते हुए इसने क्या किया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। एक महत्वपूर्ण काम और किया गया था हमीर देव के द्वारा। वो क्या किया गया था? हमीर देव के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था। उस यज्ञ को बोलते हैं कोटियन यज्ञ। कौन से यज्ञ बोलते हैं? कोटियन यज्ञ बोलते हैं। उस यज्ञ का आयोजन भी हमीर के द्वारा करवाया गया था। और यह जो कोटियन यज्ञ था, इस कोटियन यज्ञ के अंदर जो राज पुरोहित था, वे राजा का पुरोहित होगा तो क्या कहलाएगा? राज पुरोहित कहलाएगा। तो राज पुरोहित कौन था? इसका विश्व रूप जो था वो इस हमीर का क्या था? यहाँ पर राज पुरोहित था। दो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी बच्चों यहाँ पर। पहली कौन सी? कि जैत्र सिंह के 32 साल के शासन को याद करते हुए हमीर देव जो उसका सबसे छोटा पुत्र था उसके द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। दूसरा, उसके द्वारा कोटियन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। और इस कोटियन यज्ञ के अंदर जो राज पुरोहित था उसका वो कौन था? वो विश्व रूप उसका राज पुरोहित था। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो दोबारा से पूछने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए आपको यहां से इसे डायरेक्टली याद करना है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहां तक तो हो गई हमीर देव चौहान की सिंपल शासनावधि के दौरान किए गए जो उसके द्वारा महत्वपूर्ण काम थे उनका उल्लेख। अब आता है हमीर का संघर्ष का पीरियड। संघर्ष का पीरियड क्यों? क्योंकि अब तक हमीर ने खुद अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत दूसरे राज्यों पे हमला किया, लेकिन अब हमीर पे भी तो हमला होंगे। आप मारोगे किसी को, आप किसी को लूटोगे, आप किसी के ऊपर हमला करोगे, तो बदले में क्या होगा? आपको भी क्या मिलेगा? आपको भी वही मिलेगा जो आप दे रहे हो। तो हमीर देव चौहान पे, क्योंकि साम्राज्यवादी विस्तार की नीति केवल एक सिंगल राजा की नहीं थी, सभी राजा अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं हमीर की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के साथ दूसरे राजाओं की साम्राज्यवादी विस्तार नीति का क्या हुआ? टकराव हुआ। उन राजाओं में पहला राजा जो आता है वो आता है हमारा कौन सा? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, या जिसे क्या बोलते हैं? जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। पहला कौन सा शासक है हमारा यहाँ पर? पहला आता है हमारा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के अंदर सल्तनत बदली, खिलजी वंश की स्थापना हुई, जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि भाई रणथंबोर का एक शासक है हमीर, जो क्या कर रहा है? अपने साम्राज्य को लगातार विस्तार किए हुए जा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी और जो हमारे हमीर देव की जो विस्तारवादी नीति थी, दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के कारण से जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1291 ईस्वी में क्या किया? हमला किया। किसके ऊपर? रणथंबोर के ऊपर। ठीक है, क्या किया? हमारे जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1291 ईस्वी के अंदर हमला किया रणथंबोर पर। तो जब रणथंबोर पर यह हमला करेगा तो शासक कौन है? एक तरफ रणथंबोर का शासक है हमारा हमीर देव, और दूसरी तरफ हमारा शासक कौन आ गया? जलालुद्दीन खिलजी आ गया। जलालुद्दीन खिलजी आ गया। ठीक है, आक्रमण किया इसने। जब आक्रमण करेगा, जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1290 से लेकर 1296 तक का किसका टाइम ड्यूरेशन है? जलालुद्दीन खिलजी का टाइम ड्यूरेशन है। जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी पर बैठता है उसका भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो उसका दामाद भी था। ठीक है, वो बाद की कहानी है। फिलहाल कहानी इस बात पे फोकस करती है कि सन 1291 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया। किसके ऊपर? रणथंबोर के ऊपर। रणथंबोर दुर्ग की एक कुंजी कही जाती थी, जिसे क्या बोलते थे? झाइन का दुर्ग बोलते थे। ठीक है, जिसे क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे झाइन या चाइन। वर्तमान समय को में क्या है? वर्तमान समय में जगह का नाम है छाण।
ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी जो है इस जाइन या चाइन पर हमला करता है और हमला करके यहां पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है। अब अधिकार करने के बाद यह डालता है घेराव, इस रणथंबोर दुर्ग का क्या कर लेता है, इस रणथंबोर दुर्ग का इसके द्वारा घेराव कर लिया जाता है। जब यह रणथंबोर दुर्ग का घेराव कर लेता है तो उस घेराव को तोड़ने में जलालुद्दीन खिलजी जो होता है असफल होता है। जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंबोर दुर्ग का काफी दिनों के प्रयास के बाद भी घेराव नहीं तोड़ पाता, इसे किलाबंदी नहीं तोड़ पाता। तो उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अपने सलाहकार मलिक अहमद चाप के कहने पर, किसके कहने पर, मलिक अहमद चाप, मलिक अहमद चाप के कहने पर किले की घेराबंदी ये कहते हुए हटा लेता है कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कोट किया हुआ, ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ठीक है। हुआ क्या, मलिक अहमद चाप ने कहा कि भाई किलाबंदी तोड़ना पॉसिबल नहीं है जलालुद्दीन, तो एक काम कर, बेइज्जती हो इससे पहले यहां से निकल चल, क्योंकि फायदा उसी के अंदर है। तो जलालुद्दीन खिलजी को बात समझ में आई कि बेइज्जती तो हो रही है, काफी टाइम से घेरा डाल के बैठे हुए, कुछ हो रहा नहीं है हमसे, तो इससे बढ़िया है कि हम यहां से चले जाएं। और एक सेंटेंस बोल के गया कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता या महत्व नहीं देता। तो पहला जो आक्रमण हुआ इस रणथंबोर पर वो जलालुद्दीन खिलजी का हुआ, एक असफल प्रयास था। उस असफल प्रयास के अंदर सफल ना हो पाने के कारण से जलालुद्दीन खिलजी वापस पहुंचता है कहां पर, दिल्ली पर। यह पहली संघर्षपूर्ण यात्रा थी जिसके अंदर विजयी होती है किसकी, हमारे चौहान हमीरदेव चौहान की। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद में उसका भतीजा गद्दी पर बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मार करके तो फिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की आपस में टकराव होता है, उन परिस्थितियों के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आपके क्या हो, आपका जीके वाला पोर्शन जो है वो सुदृढ़ होता रहे। जीके वाला पोर्शन सुदृढ़ कर लोगे तो बाकी चीजों को सुदृढ़ करवाने के प्रयास भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सारा का सारा आपका जो ये महत्वपूर्ण प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट की ओर, एक सफलता की ओर लेकर जाएंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और यही हमारा प्रयास भी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।